हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइमर में आपके साथ रंजीत। छत्तीसगढ़ में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में टोटल 3 लोग होते हैं। परिवार का मुखिया का नाम यूपेश होता है और यूपेश का पत्नी का नाम ज्योति होता है। इन दोनों का एक बच्ची होती है। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में ये लोग रहा करते थे और ज्योति टीचर के काम किया करती थी, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती। लेकिन जब जैसे जैसे इन दोनों का बच्ची जो थी वह बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे इन दोनों का बच्ची को लेकर फिक्र हो रहा था कि यहाँ से इसको अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाएगा, इसीलिए शहर की तरफ चला जाए और इसे बेहतर से बेहतर शिक्षा दिया जाए ताकि ये माँ से भी ऊपर का काम कर सके। और ये दोनों प्लानिंग बनाते हैं और एक छोटे से गांव से निकलकर एक छत्तीसगढ़ में ही जिला लगता है महासमुंद, उस जिला में जाकर रहने लगते हैं। वहाँ भी जो ज्योति थी वहाँ भी टीचर के काम ही किया करती, बच्चों के पढ़ाया करती। और ये जो रुपेश होता है वह काम किया करता। दोनों का लाइफ सेट था, दोनों टाइम से काम किया करते और टाइम से घर आया करते और दोनों खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन दिसंबर 2023 में रुपेश जो था वह गायब हो जाता है। ज्योति पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस से एक रिपोर्ट लिखवाती है। बोलती मेरे पति जो थे रुपेश वह 9 बजे काम के लिए निकले थे और जब शाम हो गया वह नहीं लौटे तो हमें परेशानी होने लगा। उसके बाद हम गांव के हर घर में जाके पूछताछ किए, लेकिन कहीं से भी रुपेश का जब पता नहीं चल पाया तो हम फिर आप लोग का सहारा लेने पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है और बोलती है कि ठीक है, मैं रुपेश को खोजता हूँ, अभी तुम घर चले जाओ। उसके पत्नी ज्योति घर चले आती है। ज्योति भी इधर अपने रिश्तेदारों में और रुपेश के जो भी दोस्त यार था सारा जगह पता कर रही थी, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ज्योति के गांव आती है महासमुंद। वहां आने के बाद आसपास के लोगों से पूछती है, लेकिन रुपेश के बारे में कोई कुछ नहीं बोल पाता। यानी किसी को रुपेश के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि कब गायब हुआ, कैसे गायब हुआ। पुलिस फिर पूछती है कि पुलिस ज्योति से पूछती है कि तुम लोग यहीं के हो या कहीं से आए हो। ज्योति बताती है कि हम लोग यहाँ एक गांव से निकल कर आए हैं। उस गांव में भी पुलिस जाती है और जहाँ पे रुपेश का जन्मभूमि था वहां जाकर उसके घर वालों से, उसके आसपास के लोगों से पता करती है, सारे लोग से पता करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं आता। पुलिस इस मामले में 15 दिन तक तो काफी मुशक्कत करती है, लेकिन जब कुछ पता नहीं चल पाता है रुपेश के तो फिर इस मामले को थोड़ा दबा दिया जाता है। यानी कुछ पता ही नहीं चल रहा था, कोई कुछ बता ही नहीं रहा था। पुलिस जहां भी छानबीन कर रही थी कुछ भी नहीं पता चल रहा था। आ जाता है जनवरी 2024। तो इस मामले से ध्यान ही भटक गया था। यानी पुलिस दूसरे काम में बिजी हो गए थे और इस मामले को कई फाइल के नीचे दबा दिया गया था। और कहीं ना कहीं ज्योति भी अब पुलिस स्टेशन जाना आना बंद कर दी थी अपने पति का। ज्योति भी लगातार पुलिस स्टेशन जाती आती तो पुलिस को भी शायद इस मामला से ध्यान नहीं भटकता, लेकिन ज्योति भी आना जाना छोड़ दी। उसके बाद पुलिस को इस मामले से ध्यान भटक जाता है। अभी मई 2024 में ही पुलिस को फिर से इस फाइल पे नजर पड़ा तो पुलिस को लगा कि अभी इस मामले में कोई भी जो रुपेश के घर वाले या फिर रुपेश के पत्नी पुलिस स्टेशन आकर ये नहीं बोल रही है कि हमारे पति का कुछ पता चला, कहाँ है मेरा पति। पुलिस को शक होने लगता है कि आखिर में कोई इतना जल्दी अपने पति को कैसे भूल जाएगी। जब तक कि कुछ सबूत के तौर पे नहीं मिला तो कैसे एक पत्नी अपने पति को इतना कम टाइम में ही भूल जाती है और पुलिस स्टेशन नहीं आती है। पुलिस को रुपेश के पत्नी पर ही शक होता है। पुलिस एक दिन रुपेश के पत्नी के घर आ जाती है और आसपास के लोगों से पता करने लगती है कि रुपेश के जो पत्नी है वो कैसा विचार के है, क्या किसी के साथ रुपेश के पत्नी का संपर्क था। पुलिस को लगा कि आजकल के जो दौर चल रहे हैं बस यही दौर चल रहे हैं,
लोग तो बस दूसरे को कातिल कहा करते हैं, लेकिन असली कातिल तो घर में ही बैठा होता है। आसपास के लोग को जब पुलिस पूछती है तो कुछ बात निकल के सामने आता है। आसपास के लोग बताते हैं कि हाँ साहब, ये रुपेश का पत्नी है, थोड़ा चाल चलन इसका सही नहीं है, और एक व्यक्ति से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रहती है, यानी छुप छुपा कर मिलती है और घंटों घंटों बात किया करती है। काफ़ी लोग से जब यह पता चलता है तो पुलिस रुपेश के पत्नी को, ज्योति को उठा लेती है, पुलिस स्टेशन लेके जाती है और फिर ज्योति का मोबाइल से कॉल देखने लगती है। तो एक व्यक्ति का बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा था उस मोबाइल में और घंटों घंटों बात किया करती थी। उस व्यक्ति का नाम मुकुल प्रजापति होता है। मुकुल प्रजापति वही ज्योति के घर के बगल में रहा करता था और वह एक ज्योतिष था। पुलिस जब उस कॉल को बारे में ज्योति से पूछती है तो ज्योति तो पहले इधर उधर के बात बताती है, लेकिन जब महिला पुलिस ज्योति के पास सख्ती से पेश आती है तो ज्योति टूट जाती है, बताती है हाँ साहब, हम इस मुकुल प्रजापति से बात किया करते हैं और पहले भी बात किया करते थे। हम लोग जब गांव से निकल के शहर आए थे तो हम लोग को थोड़ा सा पैसा के दिक्कत चल रहा था, और ये जो मुकुल प्रजापति हैं ये ज्योतिष थे, इनके पास हम लोग दिखाने के लिए गए थे कि हमारा जो राशि है और कुछ है वह देखिए, ताकि हमारा जो भी ग्रह गोचर है उसे काटने का कुछ सलूशन बताइए, और हमारा जो पास दिक्कत है, पैसा कौड़ी रहता नहीं है, इसे कुछ सलूशन बताइए। ये जो मुकुल प्रजापति है था, वह जब ज्योति को देखता है तो पहली नज़र में अपना दिल ले लेता है, और ज्योति भी कहीं न कहीं ऐसा ही आदमी के फिराक में थी जो कि उसका दिल का दर्द को समझ सके। वो तो शुरुआत में ज्योतिष जो था मुकुल, वह थोड़ा बहुत बता देता है और बोलता है कि तुम्हें हमारे यहाँ हर सप्ताह में एक दिन आना होगा, इसलिए कि तुम्हें कुछ मेरे यहाँ से काम करवाना होगा। ये जो रुपेश था वो तो काम में इधर उधर बिजी रहता था, लेकिन ज्योति थी वह स्कूल करके खाली होती थी, तो वही ज्योतिष के पास जाती, और जब सप्ताह में हर एक दिन जाया करती तो कहीं ना कहीं ये दोनों का लगाव बढ़ जाता है। नंबर एक्सचेंज करते हैं, दोनों फ़ोन पे बात करने लगते हैं, मिलने लगते हैं, साथ में संबंध बनाने लगते हैं। जब एक दिन रुपेश को किसी और के द्वारा पता चलता है तो रुपेश अपने बीवी को डांटता है। उसके बीवी उस टाइम बोलती है कि मैं अब मुकुल से नहीं मिलूंगा, नहीं जाऊंगा उसको। रुपेश चुपचाप हो जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद फिर से रुपेश देखता है कि मेरी जो बीवी है वह मुकुल से छुपके छुपकर बात किया करती है। रुपेश अगले बार मुकुल के पास जाता है और मुकुल से बोलता है कि तुमने अच्छा नहीं कर रहे हो। मुकुल बोलता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, हमें जो अच्छा लग रहा है वो कर लो। मुकुल अपने बीवी को मारता है, पीटता है। एक दिन ऐसा होता है कि मुकुल और ज्योति में इतना लगाव बन जाता है, इतना इन दोनों में प्यार हो जाता है कि दोनों एक दिन फैसला करते हैं कि रुपेश के रास्ता से हटाना पड़ेगा, नहीं था दोनों के बीच फिर ये प्यार प्रसंग नहीं रह पाएगा। ये दोनों एक दिन प्लानिंग करते हैं, और जब रुपेश काम पर से रात में लौटता है तो उसके पत्नी वही मुकुल के पास फोन से बात कर रही थी। रुपेश अपने पत्नी को डांटने लगता है। उसी वक्त मुकुल भी रुपेश के घर आ जाता है और दोनों मिलकर रुपेश को चांद से मार डालते हैं। मारने के बाद मुकुल रुपेश को अपना घर लेके जाता है, सटा ही घर रहता है। उसके बाद एक गड्ढा खोदता है 5 फीट का, और कई सारा नमक के पैकेट लाते हैं मुकुल, और पहले तो रुपेश के जिस्म पे लगाता है और कई पन्नी लाता है, और करीबन 7-8 लेयर का पन्नी चढ़ाता है रुपेश के ऊपर, और फिर से नमक डालता है और उस गड्ढे में डाल देता, ताकि आसानी से रुपेश का बॉडी सड़ जाए और उसका महक भी ना आ सके।
यह कहानी सुनने के बाद पुलिस तुरंत ही मुकुल को उठाती है। जब दोनों आमने सामने होते हैं तो मुकुल भी इशारा कर देता है कि हाँ, यह बात जो है वह सही है। इन दोनों के ऊपर पुलिस चार्जशीट तैयार करती है, इन दोनों को कोर्ट भेज देती है। और उस जगह पे जहाँ रूपेश का लाश को दफनाया गया था, उस जगह पे खुदाई किया जाता है तो सिर्फ वहाँ हड्डी निकलता है। उस हड्डी को पुलिस अपने हिरासत में लेती है और रूपेश के घर वालों को खबर करती है कि डीएनए मिलाना होगा। रूपेश का भाई आता है और डीएनए मैच किया जाता है तो रूपेश के भाई से डीएनए मिल जाता है। अब इन दोनों को कोर्ट के सजा के इंतजार है कि ज्योति और मुकुल को क्या सजा मिलता है, लेकिन जो सजा मिले वो तो ठीक है, लेकिन जो रूपेश का छोटा सा बच्ची थी उसका क्या होगा, उसका भविष्य पे कितना बुरा असर पड़ा। उसके भविष्य बनाने के लिए ये लोग शहर की ओर आए थे, लेकिन क्या शहर आने से उस बच्ची का भविष्य बन सका और भविष्य बिगड़ गया, एक जान भी गया। तो इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।